नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्वालामुखी का टॉपिक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी का विश्व वितरण, तो जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके इस टॉपिक में कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको यहां पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस की साथ में जो भी जरूरत थ्योरी होती है वो सारी की सारी थ्योरीज भी आपको साथ में कंप्लीट कराई जा रही है। तो ये केवल एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल चीजें भी देखने को मिलती है कि केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब आपके नोट्स और क्लास एमसीक्यू ये दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पर आज स्टार्ट करेंगे हम ज्वालामुखी का टॉपिक, जिसको हम 2 क्लासों के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ज्वालामुखी से किस तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं। तो सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ मैग्मा क्या कहलाता है। तो भूगर्भ के अंदर पिघले हुए मैग्मे को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो यहां पर एक शब्द है कि ये मैग्मा होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मैग्मा की बात जो कर रहा है, पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, लावा कहलाता है या मैग्मा, क्योंकि आंसर यहां तो लावा में आएगा या फिर मैग्मा में आएगा। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले टॉपिक में जाना पड़ेगा। तो यहां पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना पड़ेगा। और इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करें, तो पृथ्वी को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट कहलाते हैं हमारे, क्रस्ट, अंदर का भाग मेंटल, और मेंटल के अंदर का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, कोर। तो पृथ्वी को यहां पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो सबसे ऊपरी भाग है, उसको को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अंदर का भाग है जिसको हम मेंटल कहते हैं, और अंदर का भाग है जिसको हम कोर कहते हैं। तो पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यहां पर हमें याद रखना है कि ज्वालामुखी का संबंध किस मंडल से होगा। तो हमने यह भी पढ़ा होता है कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है पूरे का पूरा, मेंटल वाला जो पार्ट है ये पूरे का पूरा एक तरल पदार्थ से बना हुआ है जिसको मैग्मा के नाम से जाना जाता। तो मैग्मा जो हमें मिलता है वो मेंटल वाली लेयर के अंदर मिलता है। तो सबसे ऊपरी जो भूप्रपट्टी है, सबसे ऊपरी जो प्रपट्टी है उसको क्या कहेंगे हम, क्रस्ट। तो सबसे ऊपरी भाग कहलाएगा हमारा क्रस्ट। और क्रस्ट के अंदर का जो पार्ट है पूरे का पूरा, क्रस्ट के अंदर की जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल। और इस मेंटल के अंदर क्या भरा हुआ है, पूरे का पूरा मैग्मा की लेयर हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरे का पूरा मैग्मा हमें पृथ्वी के अंदर मिलता है। और इसी क्रस्ट के अंदर जब कभी भी दरार पैदा होती है या कोई भी कारण से दरार पैदा होती है तो ये अंदर का मैग्मा यहां से क्या होता है, सतह की ओर बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ज्वालामुखी बोला जाता है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है आपकी, ज्वालामुखी या ज्वालामुखीयता कहलाती है। अभी हम समझेंगे कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखीता में आखिर क्या अंतर है। तो लेकिन अभी सिर्फ हमारा क्वेश्चन था कि मैग्मा किसे बोलेंगे। तो ये जो अंदर द्रव पदार्थ भरा हुआ है इसको मैग्मा बोला जाता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो इसी मैग्मा को क्या बोला जाता है, लावा। तो क्रस्ट वाला संबंध था, इसको क्या बोलते थे, लिथोस्फीयर। और इसको क्या बोला जाता है, दुर्बल मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल। तो मैग्मा किस मंडल में पाया जाता है, दुर्बल मंडल में। तो दुर्बल मंडल से मैग्मा जब क्रस्ट की परतों को तोड़कर बाहर आता, जब ये क्रस्ट को तोड़कर बाहर आएगा और हमारी पृथ्वी की सतह पर जाकर फैल जाएगा, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम लावा के नाम से जानते हैं। तो जब अंदर है मैग्मा है तो बाहर क्या आ गया, लावा। अब यहां पर 2 शब्द हमें दोस्तों और मिलते हैं देखने को। एक मैंने शब्द यूज किया था ज्वालामुखी, और एक शब्द यूज किया था जिसको कहते हैं ज्वालामुखीयता। तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखीता यानी कि वोल्केनो और वोल्केनिज्म। तो एक हो गया वोल्केनो और एक पूरी प्रोसेस होती है वोल्केनिज्म। तो वोल्केनो और वोल्केनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। अब सामान्यतः आप कहेंगे सर दोनों ही चीजें सेम होती हैं, इनमें कौन सा बड़ा डिफरेंस है। लेकिन बेटा अंतर है, ज्वालामुखी एक आपकी
स्थलाकृति है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की स्थलाकृति है। ठीक है, स्थलाकृति यानी कि एक टोपोग्राफी का नाम होता है जिसको बोल दिया जाता है। देखो सामान्य भाषा में हम ज्वालामुखी शब्द यूज करते हैं किसी के लिए, तो ज्वालामुखी एक स्थलाकृति है, एक टोपोग्राफी है। और इस टोपोग्राफी के अंदर क्या मिलता है हमें, पृथ्वी की जो सतह है, ये टोपोग्राफी कैसी होती है, तो पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर जो हमें छिद्र दिखाई देता है, तो पृथ्वी की सतह पर छिद्र, या जिसको इंग्लिश में कहेंगे वेंट, तो हमारी पृथ्वी की सतह पर जो छिद्र या वेंट दिखाई देता है, जैसे यहां से जो ज्वालामुखी उद्गार होगा, और जब ये ज्वालामुखी उद्गार होगा तो इसका एक हॉल टाइप का बन जाएगा। तो ये जो हमारी पृथ्वी की सतह पर आपको ये जो वेंट दिखाई दे रहा है, इसी वेंट को क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी बोला जाता है। लेकिन आप कहेंगे सर तो फिर ज्वालामुखिता क्या है, तो बेटा ये भी बिल्कुल सही है कि ज्वालामुखिता अलग चीज है। तो ज्वालामुखिता क्या है, एक प्रक्रिया है। अब बोलेंगे सर कौन सी प्रक्रिया है ये, तो ज्वालामुखिता एक प्रक्रिया है। इसको समझते हैं क्या प्रक्रिया है। तो ज्वालामुखी का संबंध क्या होगा, जब हम पृथ्वी की सतह पर जाते हैं, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, क्रस्ट वाला पार्ट है, और यहां से कोई ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो यहां से एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और लावा जो मैग्मा था वो ये पृथ्वी की सतह पर आकर इस तरीके से फैल गया। तो ये ज्वालामुखी का पूरा मैग्मा हमारी पृथ्वी की सतह पर आता है और इस तरीके से फैल जाता है। और जब यहां से ज्वालामुखी और निकलता रहेगा तो एक समय आएगा कि इसके ऊपर एक हॉल टाइप का बन जाएगा। तो इसके ऊपर क्या होगा, एक छेद टाइप का बनेगा, एक वेंट टाइप का बन जाएगा। तो यही जो वेंट इसके ऊपर बनेगा, यही जो वेंट इसके ऊपर बनेगा, इसी वेंट को क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी बोला जाता है। तो ज्वालामुखी हम किसे कहेंगे, आप कहेंगे साहब ऐसा नहीं होता है। बेटा एक चीज बताओ कि हम ज्वालामुखी कैसे पहचानेंगे कि ये ज्वालामुखी है। जब मान लो आप किसी पर्वत पर, किसी माउंटेन रीजन के अंदर, किसी भी प्लेटू रीजन के अंदर घूमने जाते हैं, तो घूमने के बाद वहां पर एक छिद्र से आपको कुछ पदार्थ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो तो आप देखेंगे क्योंकि वो एक्टिव प्रोसेस में है, तो वहां पर तो आपको ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऐसी प्रक्रिया हो, एक ऐसी प्रोसेस हो जाए जहां पर वो ज्वालामुखी सुसुप्त हो चुका है और आपने वहां पर जाकर यह देखा कि वहां पर ज्वालामुखी सुसुप्त अवस्था में है, मतलब शांत हो चुका है, मर चुका है, डेथ हो चुका है, और उसको आप जाकर देखेंगे आपको एक हॉल दिखाई देगा। अब आप 4-5 दोस्त गए और उस हॉल का अनुमान लगा रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। एक दोस्त ने कहा कि ये हाथी ने पैर रख दिया होगा, बड़ा हाथी रहा होगा, कोई राक्षस आया होगा उसने पैर रख दिया होगा, कोई कहेगा ऊपर से उल्का पिंड गिरा होगा उसका हॉल होगा, और एक तुम्हारा जैसा विद्वान स्टूडेंट होगा जो पढ़ा लिखा होगा, जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जिसको भूगोल का ज्ञान होगा, वो क्या बोलेगा कि ये एक ज्वालामुखी का छिद्र है। तो इसका मतलब है आप इस वेंट का अनुमान लगाते हैं। जब आप इस वेंट का अनुमान लगाते हैं तो इसी वेंट को आप क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी बोल सकते हैं। तो ज्वालामुखी का संबंध केवल पृथ्वी की सतह पर मिलने वाले एक वेंट या छिद्र से होता है, जिसका संबंध आंतरिक भाग में किसी न किसी पाइप के साथ जुड़ा होगा। और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जुड़ा होता है, जिसको पाइप के नाम से जाना जाता है, वॉल्केनिक पाइप के नाम से जाना जाता है। तो वेंट होता है ऊपर का छिद्र और अंदर का भाग क्या कहलाता है, वॉल्केनिक पाइप कहलाता है। अब यहां पर क्या होगा, अब मैंने एक शब्द यूज किया था ज्वालामुखीयता। तो मैंने क्या बोला था कि ज्वालामुखीता क्या है, तो ज्वालामुखीता एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें किस किस प्रक्रिया को शामिल किया जाता है, तो पूरी प्रक्रिया जो वोल्केनिज्म की होती है, तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो सबसे पहले होता है वो होता है मैग्मा की उत्पत्ति। तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी हमें, तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें मैग्मा की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मैग्मा, या इसको मैग्मा का निर्माण भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन या मैग्मा की उत्पत्ति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक मैग्मा, आप कहेंगे सर मैग्मा तो ऑलरेडी हमारे दुर्बल मंडल में मौजूद है। याद रखना कि ये जो मैग्मा रहता है ये बहुत ही जेली टाइप की अवस्था में रहता है। जैसे जेली टाइप देखेंगे आप, तो उसको अगर हाथ पर रखा जाए तो अगर छन्नी में रख दो तो वो नीचे बहेगा नहीं। ये मैग्मा इतना जाड़ा गाढ़ा होता है कि ये किसी दरार के अंदर भी फ्लो नहीं कर सकता। जैसे ये मेरे हाथों में क्रैक है, अगर मैं इसके ऊपर मैग्मा डालूंगा तो वो नीचे नहीं टपकेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं तो एक तरल पदार्थ डालूंगा तो वो पानी नीचे निकल आएगा। तो मैग्मा जब बहुत ज्यादा गाढ़ी अवस्था में पाया जाता है यहां पर,
तो इस गाढ़ी अवस्था के अंदर इसको क्या होता है, थोड़ा सा तरल अवस्था में लाना होता है। तो तरल अवस्था के लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में किसी भी कारण से तापमान में वृद्धि होती है तो ये मैग्मा क्या होता है, गलित अवस्था में परिवर्तित तो हो जाता है और बनी हुई दरारों से ये धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की ओर या बाहर की ओर निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैग्मा की उत्पत्ति होगी। मैग्मा की उत्पत्ति के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, तो पृथ्वी की जो सतह है या क्रस्ट बोले तो पृथ्वी की सतह या क्रस्ट में दरार मिलना बहुत जरूरी है। तो दूसरी क्या होनी चाहिए कि अगर पृथ्वी की सतह या क्रस्ट पर दरार ही नहीं बनी है तो वो अंदर बना हुआ मैग्मा भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो मैग्मा कब बाहर आएगा, पहले उसकी उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति होने के बाद वो मैग्मा उस दरार को तोड़कर पृथ्वी की सतह पर आएगा। ले पहले क्या होना चाहिए, दरार बननी चाहिए। और फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, जो मैग्मा है ये मैग्मा आंतरिक परतों से क्या हो जाएगा, तो जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं उन परतों को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा और तोड़कर कहां आ जाएगा, पृथ्वी की सतह पर यानी कि बाहर आ जाएगा। तो मैग्मा की उत्पत्ति होना, उसके में दरार पड़ना और आंतरिक भाग की परतों को तोड़कर उसका सतह पर बाहर आना। अब जैसे ही पृथ्वी की सतह पर आएगा तो यही मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लावा में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये लावा यहां पर ठंडा होगा, जैसे ही ये लावा यहां पर क्या होगा, ठंडा होगा और ठंडा होने के साथ साथ इसका जब जमाव होगा और जमने के बाद ये क्या करेगा, कई प्रकार के शंकु का निर्माण करेगा, या हम सिंपल अभी ये कह सकते हैं कई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करेगा। तो मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उसके सतह से बाहर आने और बाहर आकर विभिन्न स्थलाकृतियों में परिवर्तित होने की संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखिता कहा जाता है। तो इसलिए वोल्केनिज्म इज अ प्रोसेस। तो वोल्केनिज्म क्या एक प्रक्रिया है जिसमें सारी चीजों को उसके स्टार्टिंग से लेकर उसके टोपोग्राफी में परिवर्तित होने की जो पूरी प्रोसेस है उसको शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ज्वालामुखी और ज्वालामुखिता में एक डिफरेंस क्लियर होता है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा मैग्मा होगा। यहां पर हमने आंसर नहीं किया था, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, मैग्मा। तो लावा कहां होता है, जब सतह के बाहर आ जाएगा तो वो लावा है और सतह के अंदर रहेगा तो वो मैग्मा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जो मैग्मा पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस होकर जम जाती है क्या कहलाती है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का क्वेश्चन है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब अंदर है तो लावा है और सॉरी अंदर है तो मैग्मा है, तो बाहर आ गया तो क्या कहलाएगा, लावा। बाहर आने का मतलब केवल दुर्बल मंडल से बाहर आना चाहिए। तो जब यह दुर्बल मंडल से पृथ्वी की क्रस्ट पर आ जाएगा यहां पर, तो जब यह पृथ्वी की सतह पर आकर जमाव होगा तो इसको क्या बोलेंगे, लावा। और जब तक अंदर था क्या कहलाएगा, मैग्मा। तो सामान्य भाषा में हम सिंपल यूज करते हैं, लेकिन रियल में बाहर आता है वो लावा होता है, जो अंदर होता है वो मैग्मा होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल कण, अब क्या होता है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें केवल मैग्मा नहीं निकलता। जब कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा, तो जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा यहां से, तो ज्वालामुखी के अंदर केवल यहां से क्या होगा, बहुत सारे निष्कृत पदार्थ यहां से बाहर की ओर निकलते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां से निकलती हैं, तो जिनमें गैस भी निकलेगी और गैस के साथ साथ जलवाष्प भी निकलेगी। तो गैस जलवाष्प इसमें से निकलती हैं, बहुत सारे धूल कण इसके अंदर से निकलते हैं, और थर्ड जो निकलता है वो हमारा मैग्मा इसमें आता ही है। तो जब कभी भी वल्कनिज्म होता है, ज्वालामुखी होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया से गैस एवं जलवाष्प निकलती है, धूल कण निकलते हैं और मैग्मा भी यहां से बाहर निकलता है। तो स्टडी मेनली हमें मैग्मा की करनी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाली गैस होती है वो सबसे ज्यादा इसमें से क्या निकलता है, वो होती है जलवाष्प की मात्रा। तो जलवाष्प इसमें से सबसे ज्यादा निकलती है। तो अब क्या कह रहा है कि इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो धूल कण है, यहां पर जो धूल कण निकले, इन्हीं धूल कणों को पाइरोक्लस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले जो धूल कण हैं, इन्हीं धूल कणों को पाइरोक्लस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे यहां पर पाइरोक्लस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर हो गया, जल्दी समझे।
ठीक है, तो किस नाम से जाना जाएगा इसको? पाइरोक्लस्ट के नाम से जाना जाएगा। तो पृथ्वी की सतह से जब धूल कण ये बाहर निकलते हैं उनको पाइरोक्लस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये धूल कण साइज में क्या होते हैं? अलग अलग साइज के होते हैं। ये धूल कण क्या होते हैं? अलग अलग साइज में मिलते हैं। तो सबसे छोटे जो पदार्थ होते हैं उनको तो हम डस्ट वगैरह ही बोल देते हैं। तो सबसे छोटा जो पदार्थ होता है उसको डस्ट, उसके बाद जो थोड़ा सा मिलता है उसको लैपली के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? लैपली। लैपली जो होता है, जो मटर या चने का जो दाना होता है, तो मटर या चने के दामान समान जो धूल कण निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? लैपली। और उसके बाद जो थोड़े से बड़े साइज के होते हैं उनको बॉम्ब बोला जाता है। और जो सबसे बड़ा साइज होता है उसको ब्रेसिया बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि पृथ्वी की सतह से निकलने वाले छोटे से धूल कणों को डस्ट या हम धूल कण के नाम से जानते हैं। मटर के दाने के सामने जो निकलेगा उसको लैपली, और उससे बड़ा जो होगा उसको बॉम्ब, और सबसे बड़ी जो टुकड़े पत्थर के निकलते हैं उनको ब्रेसिया के नाम से जाना जाता है। और इसको साइंट में क्या बोलते हैं? पाइरोक्लास्ट बोलते हैं। तो इन्हीं धूल कणों को पाइरोक्लास्ट के नाम से जाना जाता है। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है द विल्सन हॉट स्पॉट थ्योरी। विल्सन के बारे में अगर हम बात करें तो ये विल्सन कौन है? ये विल्सन वही व्यक्ति है जिसको हमने प्लेट विवर्तनिकी के अंदर पढ़ा था। जो प्लेट शब्द था, तो प्लेट शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? विल्सन के द्वारा ही दिया गया था। और इसी प्लेट शब्द के आगे जाकर जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी, तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी वो पूरी की पूरी थ्योरी, तो प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये हैरी हैस के द्वारा दिया गया था। तो प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है वो हैरी हैस के द्वारा दिया गया, जबकि प्लेट शब्द की उत्पत्ति डूजो विल्सन के द्वारा दी गई थी। समझ में आ गया? तो ये प्लेट टेक्टोनिक हम पहले क्लास में पढ़ चुके थे कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, तो प्लेटें क्या है, टेक्टोनिक्स क्या है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि विल्सन हॉटस्पॉट थ्योरी रिलेटेड टू किससे है? तो टूजो विल्सन का जो सिद्धांत है वो प्लेट और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और इनकी जो थ्योरी है वो कैसी है? हॉट स्पॉट थ्योरी है। तो हॉट स्पॉट मतलब क्या होते हैं? तो हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? तो पृथ्वी की सतह के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर जहां पर मैग्मा चैम्बर बनता है, जहां पर भी मैग्मा चैम्बर का निर्माण होता है, और उसी मैग्मा चैम्बर वाले स्थल को किस नाम से जाना जाता है? हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित होगा। नवीन वलय पर्वतों की उत्पत्ति, तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? ज्वालामुखी, क्योंकि हॉटस्पॉट दिया हुआ है और जहां पर भी मैग्मा चैम्बर आता है तो स्वाभाविक है ये इनडायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी क्रिया से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है? तो जब भी हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी हमें नॉर्मली 3 प्रकार के मिलते हैं। ज्वालामुखी हमें कितने प्रकार के मिलते हैं? 3 प्रकार के मिलते हैं। 3 प्रकार के ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो एक आपको मिलता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक मिलता है आपको सुषुप्त ज्वालामुखी, और एक मिलता है आपको मृत या शांत भी बोल दिया जाता है, शांत ज्वालामुखी। इन तीनों ज्वालामुखी में अंतर क्या होता है? एक बड़े प्यारे कोटेशन के साथ समझ सकते हो कि जो आपकी लाइफ है, जो प्रेजेंट में आपकी लाइफ है, वो आपकी एक्टिव लाइफ है, उसको बोलेंगे एक्टिव। कई बार कोमा की अवस्था आ जाती है लाइफ में, तो अगर आपकी लाइफ में कोमा की अवस्था आ जाए तो समझ लेना आप सुषुप्त हैं। और जब फाइनल राम नाम सत्य हो जाए, तो जब आपका राम नाम सत्य होगा, तो जब राम नाम सत्य की कहानी आएगी तो समझ लेना एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां से रिकवर होना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। कोई चमत्कार हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन यह अवस्था से वापिस आना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक एक्टिव ज्वालामुखी जो हमेशा एक्टिव होते हैं, जैसे हमारी लाइफ में अभी मैं हूं एक एक्टिव स्टेज में हूं। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम कोमा की अवस्था में चले जाते हैं, जहां से लौटना संभव भी हो सकता है और असंभव भी हो सकता है। मतलब जीवन की एक ऐसी अवस्था जहां पर आप ना तो मरे हुए हैं ना आप जिंदा में हैं, तो वहां पर रिकवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसे ही डॉर्मेंट ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार हुआ था पहले, कभी दोबारा उद्गार होने की संभावना होती है कि हो भी सकता है
और नहीं होगा तो इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है। और मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें एक बार उद्गार हो चुका है और दोबारा उद्गार होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा वो किसके ऊपर है? एक्टिव वोल्केनो के ऊपर क्वेश्चन है। तो समझते हैं कि एक्टिव वोल्केनो के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या जाएगा। तो पहला दिया है कि, और ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट 2019 का क्वेश्चन है, युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला में संबंध पाए जाते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो ये कह रहा है कि वहां पर पाए जाते हैं जहां पर न्यू फोल्डेड माउंटेन मिलते हैं। तो ये आंसर हो सकता है। ये कैसे होगा मैं अभी आपको इसके बारे में बता रहा हूं। ये आंसर सही हो सकता है। यह नदी के बाढ़ वाले मैदानों में होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सही ढंग से वर्णित करता है। यह पुराने क्षैत पर्वत श्रृंखला जो ओल्ड इरोडेड माउंटेन है वहां पर पाए जाते हैं। ये तो नहीं होगा। बाढ़ वाले मैदानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे। यह समुद्री बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने वाले अभिमुख होते हैं। दे आर टेंड टू द चेन अराउंड द ओशन बेसिन। तो ये भी नहीं है। तो ये सबसे प्यारा जो आंसर आएगा वो हमारा ए आंसर ही आएगा। आप कहेंगे सर ए आंसर क्यों आ गया? तो इसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं। पूरे विश्व में जब हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज की स्टडी करते हैं तो यहां पर हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही लगी हुई प्लेट है हमारी कौन सी? साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के साथ लगी हुई प्लेट कौन सी आपकी? तो यहां पर आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, और नॉर्थ अमेरिका के साथ लगा हुआ यहां पर साउथ अमेरिका मिलेगा, और इस साइड आपको यूरोप कॉन्टिनेंट मिलता है, और यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ ही यहां पर जुड़ा हुआ एशिया का पार्ट आपको मिल जाएगा, और एशिया के नीचे यहां पर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल जाएगा। तो ये अफ्रीका, और इस साइड आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह मिल जाते हैं। अब यहां पर हमने प्लेट टेक्टोनिक, अब देखो सारे टॉपिक्स अगर आपने पढ़े, हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, और खास तौर पर बार बार निवेदन कर रहा हूं कि प्लेट टेक्टोनिक को अच्छे से समझ लो, उसके सारे क्वेश्चन लगाओ। मैंने सारी थ्योरी कंप्लीट करवाई हुई है साथ में। तो अगर आप उस थ्योरी और कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों का निर्माण, ये सारे टॉपिक किस बेस टॉपिक पर डिपेंड करते हैं? ये सारे के सारे टॉपिक आपके प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर प्लेट टेक्टोनिक आपका पूरा अच्छा है तो बाकी के टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर एक वलित पर्वत मिलता है नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में, साउथ अमेरिका के पश्चिम में भी एक वलित पर्वत है, अफ्रीका के ऊपर भी एक वलित पर्वत मिलता है, यूरोप में भी एक वलित पर्वत मिलेगा, और एशिया में भी यहां पर एक वलित पर्वत मिल जाता है। अब जितने भी ये वलित पर्वत आपको मिल रहे हैं इनके मैं नाम भी दिखा दे रहा हूं, घबराना मत। यहां पर मिलेगा आपको रॉकी भाई, रॉकी माउंटेन, यहां पर आपको एंडीज माउंटेन मिल जाएगा, यहां पर आपको एटलस माउंटेन मिल जाएगा, यहां पर आपको अल्प्स माउंटेन मिलेगा, और यहां पर आपका प्यारा हिमालय मिल जाएगा। तो ये जितने भी ज्वालामुखी, जितने भी पर्वत देख रहे हो ये सब वलित पर्वत हैं, और वलित पर्वत वहीं पर बनते हैं जहां पर प्लेटें आपस में टकराती हैं। कौन सी प्लेटें टकराती हैं? तो यहां पर अमेरिकन प्लेटें किससे टकरा रही हैं? तो यहां पर प्रशांत प्लेट है, तो प्रशांत और अमेरिकन प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। इस साइड यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेटें आपस में टकरा रही, इंडो प्लेट टकरा रही है, ठीक है ना। तो जहां पर भी ये प्लेटें टकराती हैं वहां सब जगह क्या मिलते हैं? वलित पर्वत मिलते हैं। और इन्हीं वलित पर्वतों में जब प्लेटें टकराती हैं तो प्लेटें टकराने के कारण यहां पर आपको एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के चांस भी क्या होते हैं? सबसे ज्यादा मिलते हैं। जैसे आप देखोगे कोटोपैक्सी जैसे ज्वालामुखी आपको साउथ अमेरिका के अंदर मिल जाएंगे। तो कोटोपैक्सी, सेराओजो, डल सलाडो वगैरह ये ज्वालामुखी जो एक्टिव ज्वालामुखी में आते हैं ये आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएंगे। अलास्का के अंदर बहुत सारे एक्टिव ज्वालामुखी मिल जाएंगे। भूमध्य सागर के अंदर स्ट्रोम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यहां पर भी एक्टिव ज्वालामुखी मिल जाएंगे। तो मतलब जहां पर भी प्लेटों में टकराट होता है यानी कि अभिसारी संचलन होता है वहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं हमें सामान्यतः देखने को मिल ही जाती हैं। और ज्यादातर जहां जहां पर भी ये पर्वत बने हुए हैं वहीं पर ये अभिसारी संचलन की प्रक्रिया हुई है, इसलिए इन सारी जगहों पर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर हमने लगा लिया था क्या? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, ए आंसर इसका सही होगा।
अगला बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यूपी टीजीटी का 2004 का क्वेश्चन है। जब तक आप इसको समझो क्वेश्चन को, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा हमारी पृथ्वी की सतह पर, क्रस्ट को तोड़कर यह बाहर आएगा। जैसे ये क्रस्ट को यहां से तोड़कर बाहर की ओर बढ़ेगा, यहां से वोल्केनिक वेंट बनेगा और ये वोल्केनो यहां से निकलकर इस तरीके से बाहर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब यहां से ये पूरे का पूरा मैग्मा यहां पर जम जाएगा पूरे का पूरा, तो फाइनली क्या होता है, इसका जो सबसे ऊपर का टॉप का जो भाग होता है यहां पर एक वेंट का निर्माण हो जाता है, एक छिद्र टाइप का बन जाता है। और इसी छिद्र से फिर क्या होता है, धीरे धीरे ज्वालामुखी, तो इस छिद्र में से क्या होता है, ज्वालामुखी इस तरीके से उद्गार आपका चलता रहता है। तो इसी छिद्र में से क्या होते हैं, ज्वालामुखी आपका निकलता रहता है। तो इस तरीके की एक प्रक्रिया बनती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो छिद्र है, इसी छिद्र को क्या बोला जाता है, इसी छिद्र को बोला जाता है अंग्रेजी में वेंट। होता छिद्र ही है, अंग्रेजी में कोई अलग थोड़ी हो जाता है। तो अंग्रेजी में वेंट और हिंदी में क्या बोल देते हैं, हम इसको छिद्र बोल देते हैं। लेकिन कई बार जब ये ज्वालामुखी कंटिन्यू निकलता रहेगा तो इस वेंट का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। जैसे आप देखेंगे अगर हमारी बॉडी में कई बार कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो स्टार्टिंग में उस इन्फेक्शन का जो मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर वो घाव धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो ये घाव का साइज धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो इसी वेंट का जब साइज बड़ा होता है, जब इसका साइज बड़ा होता है तो ये क्रेटर में बदल जाता है, और इसी क्रेटर का जब साइज बड़ा होता है तो ये काल्डेरा में बदल जाता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर बनते हैं। तो सबसे छोटा जो ज्वालामुखी है, या उस ज्वालामुखी छोटे की बात नहीं हो रही, उसका जो सबसे छोटा छिद्र है उसको वेंट बोलते हैं। वेंट का जब साइज बढ़ने लगता है तो उसको क्रेटर बोला जाता है, और क्रेटर भी जब बड़ा हो जाता है तो उसको काल्डेरा बोला जाता है। इसलिए आपने नाम सुना होगा कई बार, इस क्रेटर में जब यहां से प्लग लग जाता है, ये बंद हो जाता है, यहां से निकलना पूरा मैग्मा बंद हो जाता है, तो इसी से आपकी जो पानी भरने के बाद झील बनती है उसको क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है, या ज्वालामुखी झील के नाम से भी जाना जाता है। अब ऑप्शन क्या दिया है, वॉल्केनिक शंकु बोला जाता है, काल्डेरा बोला जा सकता है, वॉल्केनिक क्रेटर बोला जा सकता है, या नॉन ऑफ दीज। तो क्या बोला, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, व्हेन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनो बिकम ग्रेट इन लार्ज इज कॉल्ड। तो यहां पर काल्डेरा ऑप्शन में दिया है और क्रेटर भी ऑप्शन में दिया है, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो पहले क्रेटर आंसर आएगा और उसके बाद आपका क्या होगा, काल्डेरा आंसर आएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, तो सही आंसर क्या लगाओगे, काल्डेरा या क्रेटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अत्यधिक हो जाता है। तो जब अत्यधिक होगा तो वो लास्ट स्टेज कहलाएगी काल्डेरा। तो सबसे पहले वेंट बनेगा, वेंट के बाद यहां पर क्रेटर बनेगा, और क्रेटर के बाद बनेगा काल्डेरा। तो इसमें क्रेटर आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन काल्डेरा ज्यादा पहुंचे। अगर ये पूछता कि मुख्य का विस्तार क्या कहलाता है तो हम उसमें क्रेटर आंसर लगा सकते थे, लेकिन इसने पूछा कि अत्यधिक विस्तार क्या कहलाता है, तो सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं काल्डेरा। और शंकु क्या होता है, शंकु का मतलब होता है कि ये जो स्थलाकृति यहां पर बनी हुई है, तो ये जो जमाव हुआ है ज्वालामुखी का, तो इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। ठीक है, क्रेटर आपको बता ही चुके, ये हो ही चुका है, तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सही आकृति है एलिप्सॉइड, जियोड, स्फेरॉइड या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी हमारी किस अवस्था में मिलती है, एक जियोड स्ट्रक्चर में मिलती है। नॉर्मली हम देखते हैं पृथ्वी का डायग्राम हम हमेशा इस तरीके से बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या है, एक गोल स्ट्रक्चर में है। लेकिन याद रखना, रियल में पृथ्वी हमारी एक गोल स्ट्रक्चर में नहीं है। पृथ्वी का जो रियल शेप मिलता है वो आपको इस तरीके का मिलेगा, मतलब ये पूरे का पूरा उबड़ खाबड़ टाइप का हमें पृथ्वी का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हमारी पृथ्वी रियल में इस स्ट्रक्चर में मिलती है, और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है जियोइड स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे सर प्लेन क्यों दिखाया जाता, अब इसको हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल उतना ही है, जियोइड का एरिया भी वही निकल कर आता है जो एरिया हमारे एक गोल सर्किल का हम पृथ्वी के गोले का निकाल कर दिखाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको एक इस तरीके से राउंड कवर में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक इस तरीके का गोला बना लेते हैं इसके ऊपर। अब आप जैसे इसके ऊपर एक गोला बनाओगे तो गोले से क्या होगा, तो इस गोले से क्या होगा कि जो धंसा हुआ भाग था हमने उसको भी शामिल कर लिया, ये वाले भाग को, और जो उभरा हुआ भाग था उसको हमने हटा दिया। मतलब जो उभरा हुआ भाग है उसको अंदर की तरफ कर लेंगे,
अंदर वाले भाग को हम क्या करेंगे, बाहर की ओर शामिल कर लेंगे। तो जब ये इस प्रकार की क्रिया आप करोगे तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, मतलब जो अंदर की तरफ भाग है उसको बाहर कर देते, बाहर की तरफ के भाग को अंदर कर लेंगे, तो ये पूरा वॉल्यूम जो आएगा वो आपका एक गोल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और दूसरा, हमें ग्लोब पर जब स्टडी करनी है तो इस वाले मैप में स्टडी करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो रियल स्ट्रक्चर जो हमारी पृथ्वी का मिलता है, जॉइड स्ट्रक्चर में हमारी पृथ्वी मिलती है। अगला प्यारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड विद इन द इंडियन टेरिटरी। तो यूपीपीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। नारकोंडम, बैरन, मिनीकॉय, अमीनी दीवी आइलैंड। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो मिनीकॉय हमें यहां पर मिलता है, तो पहली चीज तो ये दोनों वॉल्केनो में हम काउंट नहीं करते, ये भी एक ज्वालामुखी है, ये भी ज्वालामुखी है। दोनों में अंतर क्या है कि ये जो ज्वालामुखी है ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, डॉर्मेट वॉल्केनो है, और बैरन हमारा एक एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ये दोनों ज्वालामुखी हमें कहां मिलते हैं, ये दोनों ज्वालामुखी भारत में अगर आप जाएंगे भारत के मैप में, तो भारत के साइड में आपको यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलता है, और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस साइड आपको दो द्वीप मिलते हैं, एक को कहा जाता है नारकोंडम और एक को कहा जाता है बैरन। तो बैरन और नारकोंडम भारत में मिलने वाले दो मात्र ज्वालामुखी हैं, जिसमें से बैरन एक एक्टिव वॉल्केनो है और नारकोंडम एक डॉर्मेट या सुसुप्त वॉल्केनो है। अब इसमें क्या होता है, बोलते हैं सही, कई बार बोलते हैं कि सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बड़ा आसान लगता है, जब हम पढ़ते हैं याद रखना बड़ा आसान लगता है, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बैरन है हम बैरन कर लेंगे, ये तो नारकोंडम में याद कर लेंगे, बेटा सबको याद हो जाता है। लेकिन जब एग्जाम में आता है ना कि बैरन किस प्रकार का ज्वालामुखी है, जैसे इसमें पूछा कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बैरन नारकोंडम दोनों ऑप्शन जब आते हैं तो वहां पर हमें लगता है कि बैरन लगाएं या नारकोंडम लगाएं। तो इसको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इस बैरन में से आप रन शब्द को निकाल लो, और रन का मतलब होता है दौड़ना, और रन जब दौड़ेंगे तो कैसी अवस्था में दौड़ेंगे, एक्टिव अवस्था में। तो रन करने के लिए आपको हमेशा कैसी अवस्था चाहिए होती है, एक्टिव अवस्था की जरूरत पड़ती है। तो कभी भी आप सुसुप्त अवस्था में या मृत अवस्था में क्या दौड़ पाएंगे, कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति या फिर डेथ हुआ व्यक्ति क्या कभी दौड़ पाएगा, तो दौड़ेगा वही जो व्यक्ति एक्टिव है। तो बैर रन, रन मतलब एक्टिव ज्वालामुखी। तो अगर ऐसे ही आप शॉर्टकट से याद कर लेते हैं तो जो कंफ्यूजन वाला क्राइटेरिया होता है वो हमेशा हमारा दूर हो जाता है, और जो एक माइनर से पॉइंट से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। यहां तक आनी समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर तो हमने बताया ही नहीं है, चलें कहां पर, तो आंसर क्या होगा इसका, बैरन। अगला क्वेश्चन क्या है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मोना लोआ इज अ एक्टिव वॉल्केनो। जल्दी आप लोग इसका आंसर बताएं, मोना लोआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है। और ये तो दिया हुआ है कि ये एक्टिव ज्वालामुखी है, लेकिन ये कहां पर है, अलास्का, जापान, हवाई द्वीप या फिलीपींस। तो ये कहां मिलेगा हमें, हवाई द्वीप पर। अब आप कहेंगे सर हवाई द्वीप कहां है, तो हवाई द्वीप आपको प्रशांत महासागर के अंदर मिलेगा। तो हवाई द्वीप कहां मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर के अंदर मिलेगा। तो प्रशांत महासागर के अंदर एक द्वीप मिलता है जिसको कहा जाता है हवाई द्वीप, और इसी प्रशांत महासागर में मिलने वाले हवाई द्वीप में, प्रशांत महासागर के अंदर जो हवाई द्वीप मिलता है, और ये हवाई द्वीप किस देश का द्वीप है, और इस द्वीप पर अधिकार है यूएसए का। इस द्वीप पर किसका अधिकार है, यूएसए का अधिकार है, और इसी हवाई द्वीप से कर्क रेखा भी क्रॉस करती है। इसी यूएसए के हवाई द्वीप से क्या गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और इसी हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसी हवाई द्वीप को कई बार सैंडविच द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस तरीके के एडवांस क्वेश्चन भी साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। अलास्का एक यूएसए का ही पार्ट है, जिसकी सीमा नॉर्थ अमेरिका के कनाडा के साथ लगती है, लेकिन अलास्का पर जो अधिकार है वो किसका है, यूएसए का अधिकार हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहां तक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज। यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। लहर, लेपली, टफ या टॉलस। तो ये टफ, लेपली या टॉलस हैं, जो मैंने धूलकण बताए थे ना छोटे छोटे, उन्हीं धूलकणों को
कई बार टफ के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं धूल कणों को लफ कहते हैं, और मटर के दाने के समान जो स्थलाकृति मिलती है उनको लैपली कहते हैं, और उसमें जो उससे बड़ा थोड़ा सा मिलता है उसको टॉलस के नाम से जाना जाता है। लेकिन लहर का संबंध हमारा ज्वालामुखी से नहीं है, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव? यूपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। हवाईयन तुल्यन, स्टाम्बोलियन, वॉल्केनियन या विदर? जल्दी बताएं इसका क्या आंसर होगा। विसुवियन, वॉल्केनियन, स्ट्रोम्बोलियन या हवाईयन? तो सबसे जो ज्यादा खतरनाक होते हैं वो कौन से होते हैं? वॉल्केनियन। तो वॉल्केनियन टाइप के जो ज्वालामुखी हैं वो सबसे ज्यादा एक्सट्रूसिव, सबसे ज्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी माने जाते हैं। हवाईयन का जो नाम है वो हवाई द्वीप के नाम पर पड़ा हुआ है। स्ट्रोम्बोलियन वॉल्केनो का जो नाम पड़ा हुआ है स्ट्रोम्बोली के नाम पर पड़ा हुआ है। और विसुवियस भी आपको नॉर्थ में उसमें है, यूएस में एक माउंट विसुवियस करके मिल जाएगा, तो वहां पर इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? विसुवियस के नाम से पड़ा हुआ है। और इस तरीके से जो ज्वालामुखी उसी के नाम से इनका नामकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? लंबे समय तक, ये क्वेश्चन नंबर 13 है अगर ना दिख रहा हो तो। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गरित होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? मैंने शुरू में बताया था ज्वालामुखी नॉर्मली हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है एक्टिव ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिसमें हमेशा से उद्गार होता रहता है। दूसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी आता है वो कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी, जिनमें एक बार तो उद्गार हो चुका था, दोबारा फिर उद्गार होने की संभावना हो सकती है। और तीसरा ज्वालामुखी होता है मृत ज्वालामुखी, जिसमें दोबारा से उद्गार होने की संभावना नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह कहलाएगा आपके डोरमेंट ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? जिनमें कभी भी ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना नहीं होती है। याद रखना, इस ज्वालामुखी टॉपिक के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। अब एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हम आगे जाकर करेंगे, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस की स्टडी हम कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा एक्टिव ज्वालामुखी है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है, और ये ज्वालामुखी किन देशों के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ज्वालामुखी का विश्व वितरण पढ़ने के लिए सबसे आसान है कि आपको वर्ल्ड की मैपिंग करनी होगी। तो कुछ समय बाद आगे जाकर हम वर्ल्ड की मैपिंग को भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपके ये सारी चीजें भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसमें अगर हम बात करें व्हाट इज द वॉल्केनो कॉल्ड दैट इरप्ट आफ्टर द लॉन्ग पीरियड, तो वो क्या हो जाएगा? सुषुप्त ज्वालामुखी आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ रहा है विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वॉल्केनिक एक्टिविटी चेकर यूपीपीसीएस 92 और यूपीटीसीटी 2010 का क्वेश्चन है। रचनात्मक प्लेट किनारों पर, अलोंग द पार्शियल बेल्ट, अलोंग द फोल्डेड बेल्ट, विनाशकारी प्लेट किनारों पर। रचनात्मक प्लेट किनारा कब होता है? जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जब अपसारी संचलन, डाइवर्जेंट मोमेंट की प्रोसेस होती है, तो इसी डाइवर्जेंट मोमेंट में क्या होता है? जब मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा निकलने के बाद इन किनारों पर जमा हो जाता है। यहां से मैग्मा निकलेगा और किनारों पर जब जमा होगा तो यहां पर क्या होगा? एक रचना का निर्माण होगा। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन इनको बोला जाता है। तो ये मार्जिन हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। यहां पर भी ज्वालामुखी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। जो दूसरा होता है आंसर हमारा डी होगा, विनाशात्मक प्लेट किनारे। तो विनाशात्मक प्लेट किनारे क्या होते हैं? जब प्लेटें एक दूसरे के आपस में टकराती है। तो ये स्थिति काफी खतरनाक स्थिति होती है, जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? अभिसारी संचलन। तो इस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? अभिसारी संचलन। तो इसको क्या बोला जाएगा? अभिसारी संचलन। अभिसारी संचलन मतलब कन्वर्जेंट मूवमेंट, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट मूवमेंट। तो यहां पर क्या होता है? हमेशा लॉस होता है, प्लेट के किनारे क्या हो जाएंगे? टूटेंगे। तो इसलिए इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। तो वर्ल्ड में ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हमें ज्वालामुखी का, वो विनाशात्मक प्लेट किनारों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटों पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। एशिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जापान वगैरह में, इंडोनेशिया वगैरह में ज्वालामुखी मिलते हैं। और एशिया महाद्वीप में
भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है यूरोप और अफ्रीका के मध्य, वहां पर भी हमें सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीपीय प्लेट से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ विच ओशनिक प्लेट? यूपी पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। अटलांटिक महासागर पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पहले आपको आंसर ही दे देते जिससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो इसका आंसर किससे होता है? प्रशांत महासागरीय पेटी से होता है। अब प्रशांत महासागरीय पेटी में ये क्यों मिलते हैं उसको समझे जरा। इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से क्यों जाना जाता है? नॉर्मल मैप जब हम बनाते हैं तो मैं एक आपको नॉर्मल कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूं, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर को समझना बड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मल सिचुएशन में हमें यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका मिलता है और नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही आपको साउथ अमेरिका मिल जाता है। तो ये दो महाद्वीप यहाँ पर हमें मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही साउथ अमेरिका। यहाँ पर आपको एशिया महाद्वीप मिल जाता है और एशिया के साथ जुड़ा हुआ आपको यूरोप मिल जाता है और यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है और यहाँ पर अफ्रीका दिया हुआ। अब यहाँ पर सिंपल हमें जो समझना है, इस साइड आपका पैसिफिक ओशियन है, इस साइड भी आपका पैसिफिक ओशियन है। ये दो जगह क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम मानचित्र की स्टडी कर रहे हैं, मैप की स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम मैप की स्टडी करते हैं तो ये आपको दो पार्ट में दिखाई देता है, लेकिन इसको अगर ग्लोब में देखेंगे, अब आप कहेंगे सर ये मैप और ग्लोब क्या होता है? सिंपल याद रखना, जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को एक फ्लैट पोर्शन में देखते हैं तो वो आपका मैप कहलाता है, और जब हम उसको एक राउंड एक गोल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वो आपका ग्लोब कहलाता है। तो जब भी हम आप पृथ्वी का गोल स्ट्रक्चर देते हो वो ग्लोब कहलाता है, और जब जो आप हैंगर वाले मैप या जो ऐसे फ्लैट वाले मैप देखते हो वो सब क्या कहलाते हैं? मैप कहलाते हैं, मानचित्र कहलाते हैं। तो मानचित्र को गोल में नहीं दिखाया जाएगा। तो जो गोल वाला मैप है उसको जब फाड़कर दो भागों में डिवाइड कर दोगे तो आधा पैसिफिक इधर और आधा पैसिफिक इधर, तो ये दो जगह पैसिफिक। लेकिन जब इसको गोल करोगे तो ये पैसिफिक आपका सामने आ जाएगा, एक ही पैसिफिक ओशियन बन जाएगा। लेकिन अभी आपको पैसिफिक दो तरीके से दो तरफ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर रिंग नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, तो इस पूरी लाइन पर क्या होता है? ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो सबसे ज्यादा ये नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो ये दोनों साइड क्रियाएं आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये रिंग नहीं बन रहा अभी आपका। अब रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक अलग मैप बनाना होगा जिसमें हम प्रशांत महासागर को सेंटर में रख पाए। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो रही है कि एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है, तो यहां पर हम इस साइड से एशिया को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पूरा मैप बन गया किसका? एशिया, और इसी के नीचे बना लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ये एशिया हो गया, इस साइड ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में प्रशांत महासागर है, तो ये दिशा कौन सी है? पूरब, और ये दिशा भी कौन सी है? पूरब। तो एशिया ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जो महासागर आएगा वो कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर। देखो इस साइड आ गया। अब हम नॉर्थ अमेरिका को इस साइड शो करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका को अब यहां पर शो करेंगे, तो ये देखेंगे आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट आ गया, और इसी नॉर्थ अमेरिका के नीचे जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका, तो यहीं से साउथ अमेरिका का पार्ट आ गया। तो ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, आधा आधा बना रहा हूं, यहां पर साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिम में आप देखेंगे यहां पर भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिम में क्या है? पैसिफिक ओशियन है। तो यहां पर भी जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर मिलेगा। अब आप देखेंगे प्रशांत महासागर पूरा बीच में आ गया है। अब इस जगह पर भी क्या होगा? इस पूरी लाइन पर क्या होते हैं? ज्वालामुखी आते हैं। इस पूरी लाइन पर ज्वालामुखी आते हैं। ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसमें क्या होते हैं? ज्वालामुखी, क्योंकि इस साइड से प्रशांत प्लेट इधर टकराती है और ये प्लेटें इस साइड टकराती हैं, और इस साइड से प्रशांत प्लेट इधर टकराती है और ये प्लेटें इस साइड टकराती है। तो इस साइड भी अभिसारी संचलन बनता है और इस साइड भी अभिसारी संचलन बनता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रशांत महासागर में ही विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्यों आते हैं और तटों पर सबसे ज्यादा क्यों आते हैं, प्रशांत महासागर के अंदर ही रिंग ऑफ फायर क्यों बनता है, तो उसका रीजन है, तो हम कहेंगे प्रशांत महासागर के, तो ये प्रशांत महासागर का कौन सा एरिया कहलाएगा? तो ये अगर पूरब का हिस्सा है तो ये प्रशांत महासागर का किसका हिस्सा होगा? तो इसको बोलेंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर। और ये अगर प्रशांत महासागर का नॉर्थ अमेरिका का पश्चिम का हिस्सा है तो ये प्रशांत महासागर का पूर्वी प्रशांत। तो यहां पर पूर्वी प्रशांत का हिस्सा किससे टकरा रहा है? अमेरिकन प्लेटों के साथ, और पश्चिमी प्रशांत का हिस्सा किसके साथ टकरा रहा है? एशियन या यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के साथ।
अब यहां पर क्या होगा, तो ये भी पूरे का पूरा एक ज्वालामुखी क्रिया का क्षेत्र बनेगा। तो इस पूरे क्षेत्र में भी क्या आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे। तो आप देखेंगे एक रिंग टाइप की आपको बनती दिखाई दे रही। अब आप देखेंगे एक वास्तविकता में आपको एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। इस साइड भी आप देखेंगे पूरे का पूरा एक ज्वालामुखी की लाइन बनेगी और इस साइड भी आपकी ज्वालामुखियों की एक लाइन बनेगी, इसलिए इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। तो दोनों तरफ ही आपको ज्वालामुखी की जलती हो लौ दिखेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी और प्रशांत महासागर के पूर्वी तटों पर आने वाले ज्वालामुखी से बनने वाली रिंग को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो इधर जो ज्वालामुखी आएंगे वो एशिया के पूरब में, और इधर जो ज्वालामुखी आएंगे वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिमी आएंगे। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटर संबंधित है, क्रेटर इज रिलेटेड टू ज्वालामुखी से। तो अभी हम समझा चुके थे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी हम आपको समझा चुके थे कि क्रेटर का संबंध किससे होता है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का जो सबसे छोटा वेंट है उसको क्रेटर कहा जाता है, और जब क्रेटर का साइज बड़ा हो जाता है तो उसको काल्डेरा बोलते हैं। तो सबसे छोटा कहलाता है वेंट, और वेंट का साइज जब बड़ा होगा तो वो क्रेटर कहलाएगा, और क्रेटर का साइज भी जब बड़ा हो जाएगा तो वो काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। क्लियर, क्रेटर और काल्डेरा। इसके बाद विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में आते हैं, इन विच बेल्ट आर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वॉल्केनिक फाउंड। तो विश्व में सबसे ज्वालामुखी किस प्रकार की पेटी में आते हैं, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी, महासागरीय पेटी, परिप्रशांत। तो सबसे ज्यादा अभी हम पढ़ चुके थे, तो रिंग ऑफ फायर वाला जो बेल्ट है वो परिप्रशांत पेटी है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जब ज्वालामुखी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो उसको एक तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में, ठीक है, और अंध महासागरीय पेटी, इंडियन ओशियन बेल्ट। तो पूरे ज्वालामुखी वितरण को 4 पेटियों में डिवाइड किया जाता है। तो आगे जाकर जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो इन चारों पेटियों को समझा देंगे, लेकिन थोड़ा सा चाहो तो समझ सकते हो, मैं एक मैप में आपको चारों की चारों पेटियों को समझा दे रहा हूं। देखो यहां पर पहले बना दे रहा हूं आपको। तो इन चारों पेटियों की अगर हम बात करें तो इसमें से कुछ पेटियां बनती हैं जो अपसारी सीमा पर बनती हैं, तो कुछ सी पेटियां अपसारी सीमा पर बनती हैं और कुछ पेटियां अभिसारी सीमा पर बनती हैं। तो हम यहां पर यह भी समझ लेंगे कि कौन सी पेटी किस सीमा पर बनेगी। अपसारी सीमा का मतलब क्या होता है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और अभिसारी सीमा का मतलब होता है जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, इसको रचनात्मक बोलते हैं, इसको विनाशात्मक बोलते हैं, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जो अपसारी सीमा है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशियन में हम जानते हैं, तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कि अगर प्लेट टेक्टोनिक देखो अच्छे से नहीं आता है तो यहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच क्या होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा इतना प्लेट टेक्टोनिक में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर आपकी जो मध्य अटलांटिक पेटी है, तो मध्य अटलांटिक पेटी में जो भूकंप यहाँ ज्वालामुखी आते हैं तो वो किस संचलन के कारण आते हैं, अपसारी संचलन के कारण। उसके अलावा हिंद महासागरीय पेटी में जो भूकंप आते हैं, तो हिंद महासागरीय पेटी में आपको अपसारी संचलन भी देखने को मिल जाता है। तो हिंद महासागर को आप यहां पर भी लिख सकते हो, और कहीं जगह आपको अपसारी के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो ये हिंद महासागर दोनों में ही काउंट हो सकता है, लेकिन अपसारी में ज्यादा कर लेना। तीसरा जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है वो इसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि यहां पर भी दोनों प्लेटें टकराती हैं। और चौथा जो परिप्रशांत मेखला है, तो जो परिप्रशांत मेखला, जो परिप्रशांत पेटी आती है वो आपकी अभिसारी संचलन के अंतर्गत आती है। तो इसलिए आपको प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर प्लेट टेक्टोनिक आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप आसानी से प्लेटों के बारे में, भूकंप का विश्व वितरण, पृथ्वी की चट्टानों का या ज्वालामुखी का विश्व वितरण, पर्वतों का विश्व वितरण, फोल्डिंग माउंटेन का विश्व वितरण, ज्वालामुखी, भूकंप, XYZ, कई प्रकार के ऐसे टॉपिक हैं जिनको बिना आप प्लेट टेक्टोनिक के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए बार बार निवेदन है कि आप टेक्टोनिक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर। इसके बाद क्या आता है, ये थोड़ा सा कट गया है। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप्स ऑफ वोल्केनी इज विसुवियस, पिलियन, स्ट्रोम्बोलियन, हवाईयन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। तो जो विसुवियसियन है, नहीं इसमें विसुवियस नहीं आएगा,
ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ नहीं, हवाईयन आ जाएगा इसमें, पिलियन आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था वल्केनियन, तो वल्केनियन इसमें है नहीं, तो इसमें पिलियन लगा सकते हैं फिर इसकी जगह पर। इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, पिलियन। इसका स्ट्रक्चर मैं दे दूंगा आपको एक पूरा, आगे शायद स्लाइड में होगा किसी ना किसी, तो उस स्लाइड के अंदर मैं आपको पूरा बता दूंगा इसका सीक्वेंस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथ्य सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल्केनिक एक्टिविटीज इज नॉट करेक्ट। 80% ज्वालामुखी, देखो ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके प्लेट टेक्टोनिक से ही पॉसिबल हो पाएंगे। अब फिर से आपको यहां पर टेक्टोनिक में दिमाग लगाना पड़ेगा। 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमा पर मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि 80% जो ज्वालामुखी है वो प्लेटें जहां पर टकराती है वहां पर मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं, तो यह भी हम ऑप्शन कर चुके हैं, तो यह भी स्टेटमेंट सही हो सकता है। भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब डॉर्मेंट ज्वालामुखी है। जब ज्वालामुखी मृत प्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप में जमने के बाद लावा प्लग का निर्माण हो जाता है। तो लावा प्लग क्या होता है, जब ये ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया तो यहाँ पर एक टाइप का बंद हो जाएगा, तो ये वेंट जब बंद हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं लावा प्लग। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रोम्बोली है, ठीक है, बाकी का तो मैं वैसे ही पढ़ रहा था, लेकिन स्ट्रोम्बोली से ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। जो स्ट्रोम्बोली है, इस स्ट्रोम्बोली के लिए कोटेशन दिया जाता है लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो क्या कहा जाता है इसको, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अब लाइट पिलर तो तब कहा जाएगा ना जब इसमें से हमेशा क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा। अब इसमें हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन होता रहेगा, तो फिर ये उस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये एक्टिव रहना पड़ेगा। तो अगर प्रकाश स्तंभ बनाना है तो आपको क्या रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है, तो हमें क्या बोलना था, सत्य नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। ज्वालामुखी भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी के नाम से किसे जाना जाता है। तो अभी लेटेस्टली हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों में दूसरे कथन के रूप में परिभाषित करें। तो यहां पर दिया है ज्वालामुखी गतिविधियां और पट्टिकाओं के किनारे, ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिकाओं के, पट्टिका का मतलब यहां पर प्लेट से है, ठीक है, यहां इंग्लिश में पढ़ सकते हैं क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड प्लेट बाउंड्रीज। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी और प्लेट बाउंड्री के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अभिसारी प्लेट संचलन में जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती है तो 80% ज्वालामुखी आपको इसी बेल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका में उत्पन्न होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है ए आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? माउंट विसुवियस इटली में दिया हुआ है, सॉरी ये इटली में है। माउंट इरेबस अलास्का, कोटोपैक्स इक्वाडोर, मोनालोवा। तो मोनालोवा तो हम कर ही चुके थे। विसुवियस इटली में, मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में गलती से यूएसए बोल दिया था, ये इटली में ही है। तो ये इटली में माउंट विसुवियस, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये भी सही है। माउंट इरेबस अलास्का, कोटोपैक्स इक्वाडोर। तो कोटोपैक्स इक्वाडोर में, ये तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये इरेबस आपका अलास्का में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार ये देखना, माउंट इरेबस मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये अंटार्कटिका में है, रॉस आइलैंड पर एक वॉल्केनो है, तो वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा देखकर क्लियर कर लेना कि ये इरेबस कहां पर है। ये अलास्का वाला इरेबस है, सॉरी अंटार्कटिका वाला इरेबस है, या फिर आपका यूरोप में भी एक मिलता है, वो एल्ब्रूस करके है। तो देख लेंगे इसको आगे जाकर। अभी तो मेन आंसर जो होगा वो यही निकल कर आएगा कि माउंट इरेबस, क्योंकि बाकी के सारे आपके मैच कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है हवाई में मोना लोआ किस लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हवाई में मोना लोआ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो मोना लोआ जो हवाई द्वीप में, ये तो हम जानते हैं कि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये कैसा, एक सक्रिय ज्वालामुखी। यहां पर क्या दिया, बॉटेनिकल गार्डन के लिए फेमस है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 1950 में समुद्र तल में वृद्धि की मॉनिटरिंग की गई थी, वर्षा की मॉनिटरिंग के लिए। ये तो हो नहीं सकता। अब दोनों में से ये हो सकता है। तो 1950 में समुद्र तल नितल में इसकी वृद्धि को लेकर जाना जाता है, या 1997 में वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता की मॉनिटरिंग की गई थी। तो अब आप देखो इसमें निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें कि ज्वालामुखी से क्या होता है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। जब बहुत सारी गैसें यहां से वायुमंडल से निकलती हैं तो उन गैसों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की स्टडी करने के लिए इसका अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो कार्बन डाई गैस की स्टडी करने के लिए इसका अध्ययन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1957 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए ही मोना लोआ काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। और ये हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप यूएसए का है। तो यहां पर दिया है माउंट एटना, क्राकाटोआ, पिलियन या मोना लोआ। तो मोना लोआ तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये हवाई द्वीप में है। ये स्टेटमेंट तो हमारा 1 यहां पर आई जाएगा। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी में यहां 1 दिया, यहां 1 दिया, तो इसका मतलब ये दो आंसर तो हमारे नहीं होंगे। तो सी और बी का फिक्स आ गया कि बी का यहां 3 होगा। क्राकाटोआ कहां पर है, इंडोनेशिया में है। तो बी का भी फिक्स हो गया कि क्योंकि ये दोनों ऑप्शन से आ जाएगा। अब सिर्फ डिपेंड करेगा माउंट एटना कहां पर है और पिलियन कहां पर है। तो माउंट एटना जो हमें मिलता है, ये आपको इटली में एक द्वीप मिलता है जिसको कहा जाता है सिसिली द्वीप। तो इटली के अंदर एक द्वीप मिलेगा जिसको क्या बोला जाता है, सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप भी मिलता है सिसिली। तो इसी सिसिली में स्थित है आपका माउंट एटना। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा। तो ए का 4 यहां दिया हुआ, तो डी आंसर यहां पर सही आएगा। तो इसका मतलब जो पिलियन है ये मार्टिनिक आइलैंड पर स्थित है। ठीक है, भूमध्य सागर में, सॉरी, एक छोटा सा आइलैंड है मार्टिनिक, तो उस आइलैंड पर यह आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड, यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, अब जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस रहेंगे जहां पर आपको क्या है, एग्जांपल्स पढ़ने को मिलेंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। कितने टाइप का होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, वो सारी चीजें तो बेसिक थी। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं से आता है। जैसे माउंट एटना अभी हम पढ़ चुके हैं, ये इटली में है और इटली के किस द्वीप पर स्थित है, ये सिसिली। तो कई बार ऑप्शन में क्या होता है, आपको सिसिली मिलेगा और कई बार ऑप्शन में क्या होगा, आपको यहां पर इटली मिल जाएगा। तो चाहे आपको सिसिली मिले या फिर इटली मिले, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम आता है। अब इसका आंसर कर सकते हैं 1। तो बी का 1 ढूंढ लो, कहां पर दिया है, तो बी में जाएंगे तो 1 आपको यहां पर 2 जगह मिलेगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो बी का 1 है, तो डी का यहां पर कॉमन आ जाएगा कि 3 होगा। तो डी का आपका क्या हो जाएगा, 3, माउंट एपो फिलीपींस। तो डी का भी अपन फिक्स कर लेते हैं। माउंट रेनियर कहां मिलता है, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर मिलता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रेनियर, हुड और शास्ता नाम की 3 पहाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, रेनियर, हुड और शास्ता। तो इसका हो जाएगा 4। अब ये हो गया 2। माउंट पैराकुटिन जो है ये मैक्सिको में मिलेगा। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3। तो ये ऑप्शन हमारे सेट बैठते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर हमारा, बी बॉम्बे, 4 1 2 3 सही आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अंतरजात बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल फोर्स इज आर करेक्ट। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतरजात बलों पर उत्पन्न होती हैं। उत्सवलन एवं अस्वलन तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। टेंशनल एंड कंप्रेशनल स्टेट कोजेस टू द स्ट्रेस फोर्स। इसकी जगह आप टेंशनल फोर्स भी लिख सकते हो, तो टेंशन फोर्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आज हम यहीं पर छोड़ते हैं। इसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में मांगेंगे, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन नंबर 25 6 लिखकर जितने भी लोग क्वेश्चन देखेंगे
सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 26 लिखेंगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, इसी 26 क्वेश्चन से हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी और उसके अंदर हम इसके आगे के और क्वेश्चन, लगभग 50-60 क्वेश्चन हैं जो अगली क्लास में हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।